हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा बिल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11वीं फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे गतिज या सर्पी घर्षण। जी हाँ दोस्तों, गतिज या सर्पी घर्षण। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा घर्षण के नियम। तो दोस्तों, दो टॉपिक जो है ना आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे पहले दोस्तों अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए गतिक या सर्पी घर्षण। तो दोस्तों, गतिक या सर्पी घर्षण क्या होता है जानो, समझो। यहाँ पर दोस्तों इसको हम बोलते हैं काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो, गतिक है मतलब गति के कारण आएगा, सर्पी मतलब खिसकने के कारण आएगा, ठीक है। स्लाइडिंग के कारण, जब वो स्लाइडिंग मतलब फोल्ड होगा, बार बार मतलब स्लाइड करेगा, या फिर हम ऐसा कहें बार बार खिसकेगा, तो ये जो है ना आपका कौन सा आएगा, स्लाइडिंग, ठीक है। तो गति के कारण जो घर्षण आएगा वो गतिक घर्षण कहलाएगा, ठीक है। जानो समझो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं। देखो, हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, हमने आपको बता दिया था कि किसी वस्तु को किसी पृष्ठ पर ठीक फिसलना प्रारंभ करने के लिए, देखो कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु, जैसे मान के चलो ये वस्तु है, यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वस्तु है ना। यदि इस वस्तु पे मैं बल लगाऊं, यदि मैं इस वस्तु पर बल लगाऊं और बल लगाने पर भी ये वस्तु खिसके ना, क्यों ना खिसके? क्योंकि बल लगाने पर अगर वो कोई वस्तु खिसक नहीं रही, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि ये जो ऊपर वाली वस्तु है और जो नीचे वाली वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं के मध्य एक स्थितिक घर्षण बल लग रहा है। और इस स्थितिक घर्षण बल के कारण ये जो वस्तु है वो खिसक नहीं रही है, बल लगाने पर भी ये वस्तु खिसक नहीं रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या करें, यदि इस वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि ये जो वस्तु है ना वो खिसकने लगे, इतना बल लगाया जाए कि ये वस्तु जो है ना खिसकने लगे, तो यहाँ पर जो बल होगा वो आपका पता है सीमांत घर्षण बल होता है। कौन सा घर्षण बल होता है? देखो, वस्तु खिसक रही है ना, मतलब इस पर सीमांत घर्षण बल जो है ना वो लग रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर वस्तु स्थिर ही है तो स्थिर अवस्था में जो बल लगता है उसे बोलते हैं स्थितिक घर्षण बल। ये जो है ना पिछली वीडियो में हम ये सब चीज़ें जान चुके हैं, ठीक है। तो हम ये जान चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु को किसी पृष्ठ पर ठीक फिसलना प्रारंभ करने के लिए, मतलब वस्तु को किसी पृष्ठ पर फिसलना प्रारंभ करने के लिए आवश्यक जो बल होता है वो सीमांत स्थितिक घर्षण बल होता है। मतलब ये, या फिर ऐसा कहें कि जो सीमांत घर्षण बल होता है, अगर वस्तु को हमें खिसकाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीमांत घर्षण बल हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, कहते हैं। और जो सीमांत घर्षण बल होता है मेरे भाई, इसे स्मॉल, देखो आपको पता है घर्षण बल को हम किससे व्यक्त करते हैं, एफ से। तो सीमांत घर्षण बल को हम किससे व्यक्त करेंगे, एफ एस से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये वस्तु अभी खिसक नहीं रही, जैसे ये वस्तु है बल लगाने पर खिसक नहीं रही, मतलब इस पर स्थितिक घर्षण बल लग रहा है। अब ये वस्तु खिसक रही है तो इस पर कौन सा बल लग रहा है, सीमांत घर्षण बल लग रहा है, सीमांत घर्षण। अब यदि इस वस्तु की हमें जो गति है, इस गति को समान बनाना, मतलब इसी टाइप से अगर हमें वस्तु को क्या करना है, खिसकाते रहना, इसी टाइप से वस्तु को क्या करना है, खिसकाते रहना। मतलब कहने का मतलब है, अब यदि फिसलना प्रारंभ करने के बाद अर्थात बाह्य बल सीमांत घर्षण बल को पार कर ले, तो मतलब ये चीज़ आपको याद भी ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो अब फिसलना प्रारंभ करने के बाद पृष्ठ पर वस्तु की गति को, मतलब फिसलना प्रारंभ वस्तु कर रही है और इस पृष्ठ पर हमें वस्तु की गति को क्या करना है, समान बनाए रखना है, मतलब एक जैसे ऐसे करना है कि वस्तु इसी टाइप से क्या खिसकती रहे, ठीक है। तो पृष्ठ पर वस्तु की गति को एक समान वेग से बनाए रखने के लिए, मतलब समान वेग से वस्तु खिसकती रहे, ये कहने का मतलब उसका, ठीक है। बनाए रखने के लिए आवश्यक जो बल लगाया जाता है, मतलब जो बल लगाया जाएगा इसकी गति को जो है ना समान रखने के लिए, इस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं गतिक या सर्पी घर्षण। मतलब किसी वस्तु को गति, एक समान गति प्रदान करने के लिए, किसी वस्तु में एक समान गति प्रदान करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे बोलते हैं गतिक या सर्पी घर्षण बल। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। ये वस्तु यहाँ पर रखी है, यह इसमें मैं बल लगा रहा हूँ और बल लगाने पर भी ये वस्तु नहीं खिसक रही, मतलब इसके मध्य, इस वस्तु के और इस वस्तु के मध्य जो बल लग रहा है वो आपका
स्थितिक घर्षण बल लग रहा है, लेकिन मैं इतना बल लगाऊं कि ये वस्तु खिसकने लगे, ये वस्तु क्या करे, खिसकने लगे। मतलब इस वस्तु पर जो अब बल लग रहा है वो बल रहा है सीमांत घर्षण बल लग रहा है, सीमांत घर्षण बल लग रहा है। लेकिन वस्तु यदि जो आपका ये वस्तु है इसी टाइप से खिसकती रहे, इतना बल लगाया जाए कि ये जो वस्तु है ना कंटिन्यू लगातार इसी टाइप से खिसकती रहे, तो जो बल लगेगा वो आपका गतिज या सर्पी घर्षण बल लगेगा। मतलब कहने का मतलब है किसी वस्तु में एक समान गति देने के लिए उनके संपर्क तलों के मध्य जो बल लगता है उसे गतिज या सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे वस्तु समान गति से चल रही है तो यहाँ पर इसके वस्तु के और इसके मध्य जो बल लगेगा वो आपका सर्पी घर्षण या गतिज घर्षण कहलाएगा। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है इस चीज़ को आपको याद नहीं रखना, इस चीज़ को आप याद नहीं रखना। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, वस्तु अब फिसलना प्रारंभ करने के बाद पृष्ठ पर वस्तु की गति को एक समान वेग बनाए रखने के लिए आवश्यक बल को गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं। और सर्पी घर्षण को हम एफ के से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एफ के से व्यक्त करते हैं। तो इतना समझ गए आप, इतना समझ गए ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना समझने में। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो दोस्तों प्रयोगों द्वारा पाया गया कि किन्हीं दो पृष्ठों के लिए, कोई भी दो पृष्ठ हो सकते हैं, किन्हीं दो पृष्ठों के लिए गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से कम होता। मतलब ये ब्रैकेट वाला अब भी हमें याद नहीं रखना। ठीक है, ब्रैकेट वाला अब भी याद नहीं रखना। ठीक है, गतिज घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना, मतलब गतिज घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है और सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलो, अर्थात जो एफ के है, देखो गतिज घर्षण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, एफ के से, और सीमांत घर्षण को हम किससे व्यक्त करते हैं, एफ एस से। मतलब ये जो है ना वो अधिक होगा, ये जो है ना वो अधिक होगा घर्षण बल से, गतिज घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है। दोस्तों थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, मतलब गतिज घर्षण बल मान जो है ना वो कम होगा और सीमांत घर्षण बल का मान जो है ना वो अधिक होगा, अर्थात ये। ठीक है, चलो आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो आपके कॉपी में कितना लिखना है, ये इधर से, ठीक है, इधर तक लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर बता देना, ये थोड़ा सा आपका एग्जैक्ट कारण रहेगा। ठीक है, इतना लिखना है। ठीक है, इतना समझ गए ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों घर्षण के नियम पढ़ लेते हैं। घर्षण के क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई, नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आओ दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखो इधर घर्षण के नियम निम्नलिखित 3 ही हैं। घर्षण के केवल 3 ही नियम है। ठीक है, वो 3 नियम कौन कौन से हैं उनको हमें जानना है। ठीक है, देखो पहला नियम तो ये है घर्षण का, घर्षण बल का परिणाम संपर्क पृष्ठों की प्रकृति तथा उनके खुदरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मान के चलो हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तु हैं। एक वस्तु हमारे पास ये है और दूसरी वस्तु हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये जो आपका घर्षण होता है, क्या होता है मेरे भाई, घर्षण होता है। ये आपका क्या होता है, घर्षण होता है। तो ये जो घर्षण होता है दोस्तों, इन दोनों वस्तुओं के जो संपर्क पृष्ठ हैं, ये वाला और ये वाला, इनके खुदरेपन पर निर्भर करेगा। यदि इन पे ज़्यादा खुदरापन है तो घर्षण ज़्यादा होगा, और कम खुदरापन है तो घर्षण क्या होगा, कम होगा। तो यही कहने का मतलब है, घर्षण बल का परिणाम संपर्क पृष्ठों की प्रकृति तथा उनके खुदरेपन पर निर्भर करता है। यह पृष्ठों के क्षेत्रफल अथवा उनकी प्रकृति पर नहीं पड़ता। मतलब ये क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता कि इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है या कम है, उससे निर्भरता नहीं है, वो केवल खुदरेपन पर निर्भर करता है। इनके मध्य है ना क्षेत्रफल और इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कि ये काय का है, लोहे का है, प्लास्टिक का है ना, कॉपर का है, जिनका किसका है, इससे निर्भरता इसकी नहीं है। एक खुदरेपन पर डिपेंड करता है, खुदरेपन पर केवल निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला पॉइंट। घर्षण बल सदैव संपर्क पृष्ठों के समांतर, मतलब स्पर्शीय तथा गति की दिशा के विपरीत लगता है। बिल्कुल मेरे भाई, अगर कोई वस्तु यहाँ की ओर गति कर रही है तो जो घर्षण बल है वो यहाँ की ओर लगेगा। समझ गए, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, 2 पृष्ठों के मध्य, कोई भी 2 पृष्ठ हैं, जैसे यही 2 पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठों के मध्य घर्षण बल का परिणाम, घर्षण बल का मतलब परिणाम मतलब घर्षण बल का परिणाम मतलब घर्षण बल मतलब स्मॉल एफ, उनके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना क्या आपको कि इनके मध्य जो घर्षण बल है, इस वस्तु के जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो ऊपर की ओर लग रहा है उसके कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात इतना, इसके बाद फिर दोस्तों ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, इनको मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलो, तो ये आपका अर्थात क्या हो जाएगा, देखो ये इसके
मतलब घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कैसा होता है, समानुपाती, अर्थात F समानुपाती R। प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल का होता है R, ठीक है। अब आपको पता है समानुपाती का जब जब चिन्ह हटता है तो बराबर के बाद क्या आता है, एक नियतांक जो आपका है म्यू, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका म्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यू, ठीक है। अब ये म्यू क्या है, तो हम लिख देंगे जहाँ म्यू एक नियतांक है, जहाँ म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। ये चीज़ लिख लेना, ठीक है, यहाँ करके, मतलब इसके बाद यहाँ लिख लेना, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर अब अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें, यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालें तो आर को कहाँ भेजना पड़ेगा, बटे में, है ना। मतलब घर्षण गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है एफ अपॉन आर, एफ अपॉन आर, या शब्दों में एफ क्या है, घर्षण बल, और आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो इतना आप याद रखोगे तो ये दोस्तों घर्षण के कितने नियम हैं, 3 नियम है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें दोस्तों, तो आपको एक बात और याद रखना है कि जो घर्षण गुणांक है, जो घर्षण गुणांक आपका क्या है, म्यू है। घर्षण गुणांक आप क्या है, आपका म्यू है। इसको हम 2 प्रकार से परिभाषित करते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला कब, देखो, यदि वस्तु सीमांत संतुलन में, मतलब अगर कोई वस्तु जो है ना, ये वस्तु जो है ना सीमांत संतुलन मतलब स्थिर अवस्था में है। ये वस्तु यदि कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। ये वस्तु यदि नहीं चल रही, मतलब ये एक दूसरी वस्तु पर रखी है और ये वस्तु स्थिर है, नहीं चल रही, ये वस्तु गति नहीं कर रही, स्थिर अवस्था में ये वाली वस्तु, ठीक है। यदि वस्तु सीमांत संतुलन में है तो घर्षण गुणांक को स्थितिक घर्षण गुणांक कहते हैं। जो घर्षण गुणांक होता है म्यू, इसे हम क्या बोलेंगे, स्थितिक घर्षण गुणांक। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो, और स्थितिक घर्षण गुणांक को हम किससे व्यक्त करेंगे, म्यू एस से। किससे व्यक्त करेंगे, म्यू एस से। लेकिन यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो गतिज घर्षण आएगा, तो वो कहलाएगा आपका गतिज घर्षण गुणांक, और इसको यू के से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अच्छा, सीमांत घर्षण बल, जो आपका सीमांत घर्षण बल की अगर बात करें तो सीमांत घर्षण के लिए बल के लिए एफ एस का जो सूत्र है वो ये बनेगा, और गतिज घर्षण बल के लिए जो एफ के है इसका सूत्र ये बनेगा। देखो, सीमांत घर्षण में एफ एस निकलता है, मतलब घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल को हम किससे व्यक्त करते हैं, एफ एस से व्यक्त करते हैं, तो आपका सूत्र ये निकलेगा। और गतिज घर्षण के लिए आपका ये जो सूत्र है वो निकलेगा एफ के बराबर यू के बराबर आर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है। तो सीमांत घर्षण को बोल के क्या बोलते हैं, एफ एस, तो एफ एस बराबर म्यू एस आर, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, समझ गए ना। इसके अलावा दोस्तों कुछ वस्तुओं के जो आपके घर्षण गुणांक हैं, इनके मान हैं, चाहो तो आपको इनको याद रखना है, और नहीं रखना तो कोई बात नहीं, एक बार देख लो। जैसे अगर स्टील की वस्तु को स्टील पर चलाएं, स्टील की वस्तु को स्टील पर चलाएं तो उसके लिए जो स्थितिक घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू होती है 0.25, बट गतिज घर्षण बल की वैल्यू है, देखो आपको पहले ही बता दी है, स्थितिक घर्षण जो है वो ज़्यादा होता है गतिज से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो आप देख सकते हो, अगर स्टील को कांच पे चढ़ाएं तो थोड़ा सा स्थितिक घर्षण गुण बढ़ जाएगा, और ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। यदि स्टील को लकड़ी पे चलाएं तो और बढ़ जाएगा, स्टील को कांच पे चलाएं, लकड़ी को कांच पे चलाएं तो और ज़्यादा, और लकड़ी को लकड़ी पर चलाएं तो और ज़्यादा। तो मतलब ये घर्षण गुणांक हैं, घर्षण गुणांक ये वैल्यू है, ठीक है। स्टील को स्टील पे चलाएंगे तो कम, है ना, स्टील को कांच पे चलाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, जैसे मान के चलो अगर हम यहाँ पर एक हम पत्थर ले लें और पत्थर को चलाएं यहाँ पर, तो घर्षण गुणांक क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। तो ये घर्षण गुणांक कुछ वैल्यू हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बस आज के लिए हम इतना ही, और कल की जो वीडियो होगी दोस्तों बोर्ड वीडियो होगी, जिसमें घर्षण कोण, ब्राम कोण, ठीक है, लोटनिंग और बेलदान घर्षण, इनके बारे में दोस्तों हम कल की वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।